ओके, वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो हमने पिछली क्लास में स्टार्टिंग ऑफ डीसी सॉरी इंडक्शन मोटर्स देखा था। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, क्यों स्टार्टर जरूरी है वहाँ पे। दिस वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे द टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर टेस्टिंग में। ठीक है, जिसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी में कर कर चुके हैं, तो इसकी मैं थ्योरी तो आपको बता चुका हूँ, फिर भी चलो यहाँ पे वापस डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पढ़ने वाले हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं, इस पे डायग्राम बनेगा, दैट इज सर्किल डायग्राम। ओके, ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किल डायग्राम अक्सर बोलते हैं कि भाई उसके डायग्राम को देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कैसे बनेगा, क्या है, बहुत टफ है। बट बहुत इजी है अगर समझ में आ जाए तो क्योंकि सर्किल डायग्राम के लिए जो डाटा यूज में आता है दैट इज डाटा ऑफ नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है, टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। मतलब एफिशिएंसी निकालनी है मुझे मशीन की, और मैं उसको एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, उस पर लोड लगा के फिर चेक करते हो। तो जितनी हैवी मशीन है उतना लोड उसके लिए भाई बार बार टेस्टिंग के लिए इतना बड़ा खर्चा क्यों करें। तो इसलिए हम नो लोड एंड ब्लॉक लोड टेस्ट करते हैं उसके पैरामीटर्स को निकालने के लिए और फिर उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए, है ना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, है ना। तो द नो लोड एंड ब्लॉक लोड टेस्ट आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। तो पहला वाला नो लोड टेस्ट, इक्विवेलेंट सर्किट आपको याद हो जाना चाहिए अभी इंडक्शन मोटर का। ठीक है, दिस इज V1 सप्लाई और ये मेरा I1 करंट होगा, और इसमें करंट क्या जा रहा होगा, I2 डैश, और इसमें करंट जा रहा होगा नो लोड करंट I0। ओके, और ये मेरा मैकेनिकल लोड इक्विवेलेंट है। तो नो लोड टेस्ट का मतलब, जैसे तो आपका पंखा, इसको रिलेट करो अपने घर पे फैन है जो, अब सपोज उसके लिए लोड क्या है, उसकी ब्लेड्स है। ओके, उनकी ब्लेड्स को मैं हटा दूं, है ना। नॉर्मली जो सिंक्रोनस स्पीड है वो आपकी होगी सपोज 1000 आरपीएम, है ना, 1000 आरपीएम फॉर एग्जांपल। ठीक है, एनआर जो फुल स्पीड होगी वो एनआर से थोड़ी सी कम होगी, है ना। ये मान लो 950 आरपीएम होगी। अब मुझे बताओ, अगर इसका मैं लोड हटा दूं, अगर जो है, तो बेसिकली एनआर की स्पीड अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी, एनएस के बराबर, है ना। तो मैंने मान लिया कि सपोज एन आर फॉर आइडियल कंडीशन, एन आर इज इक्वल टू एन एस वेन देर इज नो लोड। ऑब्वियसली कोई लोड नहीं होगा तो ये अपनी फुल जो इसकी स्पीड है, जितना चलना चाहिए, कोई लॉसेस नहीं होगा, उतनी स्पीड से चलेगी। ठीक है, अब अगर एन एस एन आर के बराबर हो गया तो स्लिप का फॉर्मूला आप जानते हो, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो इसमें अगर एन एस और एन आर बराबर हो गई तो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई, 0। ओके, दिस वॉज अवर मैकेनिकल लोड इक्विवेलेंट, है ना। तो ये 1/s-1 में एस की वैल्यू क्या होगी, नो लोड पे एस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो 1/0 विल बी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट-1 इनफाइनाइट। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ओवरऑल क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है ओपन सर्किट का, तो ये ओपन हो जाएगा यार। इसलिए नो लोड टेस्ट अपने आप ओपन सर्किट, कोई लोड ही नहीं है, मतलब कोई ओपन है, कोई करंट फ्लो करेगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, so at no load resembles the open circuit। ओके, ये हम देख चुके हैं लेबोरेटरी के अंदर भी। अब ये ओपन हो गया। ओके, तो अब देखो ढंग से, मैंने इसका अगर आपको याद होगा, पावर फ्लो डायग्राम अगर आपको याद है, सबसे पहले क्या था, इनपुट पावर, है ना। इनपुट पावर में से इनपुट पावर किसको गया, स्टेटर की वाइंडिंग को। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में क्या होंगे, कॉपर लॉसेस स्टेटर के, है ना, प्लस कोर लॉसेस स्टेटर के। फिर हमें क्या मिला, एयर गैप पावर। ओके, फिर एयर गैप पावर के बाद में अगर मैं इसमें रोटर के कॉपर लॉसेस, PR, है ना, PS ले उसको, रोटर के कॉपर लॉसेस माइनस करेंगे तो मुझे पावर डेवलप मिला। और इसमें से मैं माइनस करूंगा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस एंड स्ट्रे लोड लॉसेस, तो मुझे क्या मिला, आउटपुट पावर। ओके,
ये पावर फ्लो डायग्राम था। फिर हमने कुछ कहा था कि ये पीक और तो क्या कांस्टेंट लॉसेस हैं, तो इसको हम किस में ऐड कर देते हैं, पी फाइंडिंग में, अप्रोक्सीमेट मॉडल के अंदर, है ना। तो जो स्टेटर के अंदर हम सिर्फ कॉपर लॉसेस मान रहे हैं स्टेटर की वाइंडिंग के, ठीक है। दिस वाज द एक्चुअल पावर फ्लो। अब ओपन सर्किट कर दिया तो आई स्क्वायर जो करंट कॉपर लॉसेस में करंट फ्लो करेगा नहीं, रोटर की वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो ये कॉपर लॉसेस मेरे हट जाएंगे। ओके, और जो कोर, अब दूसरा रेटेड वोल्टेज पे कर रहे हैं हम, किस पे कर रहे हैं हम, रेटेड वोल्टेज पे, है ना। तो यहाँ पे ये वाला मॉडल नो लोड टेस्ट, अगर इसके अंदर हम वाट मीटर लगाएं तो जो आउटपुट जो वाट मीटर मेजर करेगा वो क्या मेजर करेगा, चार मेजर कर सकता था, स्टेटर का कोर लॉसेस, स्टेटर की कॉपर लॉसेस, रोटर का कॉपर लॉसेस और रोटेशनल लॉसेस। अब इसके अंदर तो रोटर कॉपर लॉसेस तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, स्टेटर के कॉपर लॉस भी नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे कर रहे हैं। रेटेड वोल्टेज पे जब भी अगर ट्रांसफार्मर याद आ रहा है ओपन सर्किट के, रेटेड वोल्टेज पे जब ओपन सर्किट करते हैं तो कौन सा करंट फ्लो करता है, बहुत मिनिमम, कौन सा, नो लोड करंट, जो कि बहुत कम होता है। तो इसके कंपैरिजन में हम ये जो स्टेटर के कॉपर लॉसेस होते हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी नो लोड टेस्ट बेसिकली हमें क्या, जो वाट मीटर बताएगा वो पावर क्या बताएगा, कांस्टेंट लॉसेस ही बताएगा, स्टेटर के कॉपर लॉसेस एज वेल एज रोटेशनल लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। क्यों, क्योंकि मोटर रन तो कर रही है ना, पंखा घूम तो रहा है, ब्लेड हटा दी मैंने, पंखा का जो रोटर शाफ्ट है वो तो घूम रहा है, यानी फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस तो होंगे जो कि कांस्टेंट है अगर जिस स्पीड पे घूमेंगे तो नो लोड टेस्ट में हमें जो रीडिंग मिली, है ना, हमें जो रीडिंग मिली वो वाट मीटर अगर लगाते हैं वो हमें दो चीजें देगा, एक तो स्टेटर के कोर लॉसेस देगा और रोटेशनल लॉसेस देगा। यानी इस डायग्राम के अंदर इस कोर लॉसेस को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था तो मुझे ये कांस्टेंट लॉसेस दे रहा है। ओके, है ना। तो अब दूसरा नो लोड है। नो लोड के अंदर अगर आप ट्रांसफॉर्मर में डायग्राम बनाते थे, अगर याद है आपको, दिस वाज अवर आई नॉट नो लोड करंट, और ये मेरा वाई आई डब्ल्यू वर्किंग कंपोनेंट था, और ये मेरा आई म्यू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था, एंड दिस वाज माय फाई नॉट नो लोड पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई नॉट। अब जब नो लोड पे मेन तो जो करंट फ्लो करवा रहा है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बहुत हाई हो जाता है, ये ट्रांसफार्मर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये अगर ये बड़ी क्वांटिटी हो गई तो ये आई नॉट यहाँ ना बन के यहाँ बनेगा आई नॉट, यानी ये पावर फैक्टर एंगल बढ़ गया। पावर फैक्टर एंगल बढ़ गया तो पावर फैक्टर क्या हो गया, कम हो गया। तो पावर फैक्टर पुअर होता है, बहुत कम होता है नो लोड टेस्ट पे, ठीक है। ये सारी चीजें आप ट्रांसफार्मर में देख चुके हो, नो लोड टेस्ट हमने किया वहां पे किया था आपने जो भी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, देखो ये भी मैंने हटा दी यहाँ पे, है ना। नो लोड टेस्ट पे पहले तो मेरा ये इक्विवेलेंट सर्किट था, तो ये तो अपने आप ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली हट गया, सिर्फ मेरे पास सर्किट बचा ये वाला। अब इसके अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटर की कोर लॉसेस को, कॉपर लॉसेस को, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि करंट मेरा बहुत कम फ्लो करेगा, मैग्नेट आई नॉट ही फ्लो कर रहा है। तो जो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट बना नो लोड टेस्ट पे वो ये बना। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ नो लोड टेस्ट। थ्री फेज सप्लाई है, थ्री फेज के लिए हम देख चुके हैं लेबोरेटरी के अंदर कि भाई कितना वाट मीटर चलेगा, 2 वाट मीटर मेथड सफिशिएंट है थ्री फेज में पावर मेजर करने के लिए, ये आप इलेक्ट्रो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ चुके हो। ये मेरा स्टेटस स्टेशनरी है, ये रोटर रोटेट कर रहा है, ठीक है, नो लोड पे है, एनआर स्पीड कर रहा है, एनआर अप्रोक्सीमेटली एनएस हो जाएगी, 2 वाट मीटर यूज है, 3 अमीटर यूज है, और वी नॉट रेटेड वोल्टेज। तो ये वी नॉट क्या मेजर करेगा, रेटेड वोल्टेज, अमीटर क्या मेजर करेंगे आपके आपका नो लोड करंट, ठीक। ओके, और ये वाट मीटर की जो रीडिंग होगी दैट विल बी W1 प्लस W2, इसको W नॉट कह सकते हैं। W नॉट मेजर क्या कर रहा है, कांस्टेंट लॉसेस, दैट इज स्टेटर कोर लॉसेस एंड रोटेशनल लॉसेस। क्यों कर रहे हैं मैं बता चुका हूँ। ओके, रेटेड वोल्टेज पे सी दिस इज द पावर इनपुट। अब आई नोट अगर 3 लगे हुए हैं तो अगर इनका हम एवरेज ले लेंगे, ठीक है, 3 लाइन में एवरेज ऑफ 3 एमीटर्स, और ये वी नोट जो मेजर कर रहा है, आई नोट भी क्या मेजर कर रहा है, लाइन करंट मेजर कर रहा है, और वी नोट क्या मेजर कर रहा है, लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर कर रहा है, फेज वोल्टेज मेजर नहीं कर रहा है, ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर कर रहा है। ओके, अब ये W नॉट इज द पावर इनपुट। तो अगर पावर इनपुट का फॉर्मूला आप जानते हो, इज
√3 VI cos फाई 3 फेज में, और V क्या है, V नॉट लाइन टू लाइन वोल्टेज, और ये I नॉट, यही किसकी रीडिंग होगी, W नॉट। W नॉट क्या है मेरा, W1 प्लस W2। ओके, ये चीजें आप देख चुके हो। ओके, और IM क्या होता है, IM अगर इस डायग्राम में मैंने बनाया था, आपको बताया था, ये मेरा I नॉट है और ये मेरा IW है, वर्किंग कंपोनेंट, दैट इज एक्टिव कंपोनेंट। ये मेरा क्या है, I म्यू है या IM है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और ये फाई है। तो IW क्या हो जाएगा, I नॉट कॉस फाई, और I मैग्नेटाइजिंग क्या हो जाएगा, I नॉट साइन फाई। सी दिस, फाई नॉट मतलब यहाँ पे नो लोड पावर फैक्टर पे ये निकाल सकते हो, IM भी निकाल सकते हो, IW भी निकाल सकते हो। अब कोई पूछे भाई XM निकालना है, XM, ओके, और X5 है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, X5 और XM दोनों सेम है, मैग्नेटाइजिंग। ओके, तो वो कैसे निकलेगा, वोल्टेज मेरे पास पता है, पैरेलल में सिंपल वोल्टेज, सिंपल सर्किट की लॉ है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस करंट, V डिवाइडेड बाय M, तो XM आ जाएगा। और RW पे कैसे निकलेगा, V डिवाइडेड बाय IW। सारे मेरे दो पैरामीटर, यानी अगर मैं कहूँ नो लोड टेस्ट में कौन से पैरामीटर कैलकुलेट किए जाते हैं, दिस शंट ब्रांच के पैरामीटर्स। और ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये वाट मीटर्स यूज होते हैं, दो टाइप के वाट मीटर यूज होते हैं, आपने EMI में पढ़ा होगा, लो पावर फैक्टर वाट मीटर और एक हाई पावर फैक्टर वाट मीटर। यहाँ पे पावर फैक्टर बहुत कम है, इसलिए हम LPF वाट मीटर यूज करेंगे, जो कि लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, एक्यूरेसी दे। ओके, दिस इज अवर नो लोड टेस्ट, इसको हम लेबोरेटरी में भी देख चुके हैं। तो यहाँ से हमें जो पैरामीटर्स मिले वो कौन से मिले, अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट लॉसेस मिले। कांस्टेंट लॉसेस में कौन कौन से, ये ध्यान रखना है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस, एज वेल एज मेरे स्टेटर के कोर लॉसेस, दोनों कांस्टेंट है। ओके, और रेटेड वोल्टेज पे किया है, रेटेड वोल्टेज पे जो हमें करंट मिल रहा है वो बहुत कम मिलेगा, है ना, सिर्फ जब मेरा ओपन सर्किट कर दिया है, आराम से रोटेट करेगा, कोई लोड है ही नहीं तो मिनिमम करंट फ्लो करेगा, यानी बहुत कम करंट पे ही मेरा रोटर आराम से फुल स्पीड पे रोटेट करने लग जाएगा। दिस इज माय नो लोड टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, और नो लोड टेस्ट पे स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ये देख चुके हैं। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या करेंगे, लेट मी रब दिस। देखो, ब्लॉक रोटर मतलब आपका पंखा चल रहा है, ठीक है, ब्लेड्स भी लगी हुई हैं, आपने पंखे को पकड़ लिया, पंखे को पकड़ लिया और पंखा का स्विच ऑन कर दिया, तो पंखे घूमेगा तो है नहीं, पंखा घूमेगा नहीं, आपने रोटर को ब्लॉक कर दिया। ये सिचुएशन कौन सी कहलाती है, ब्लॉक रोटर टेस्ट। उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर अब NR की वैल्यू तो क्या हो गई, NR की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि आप घुमाना चाह रहे हो स्विच से ऑन करके, घूम घूम नहीं रहा, तो NR स्पीड हो जाएगी 0। स्लिप के अंदर, फॉर्मूले के अंदर पुट करो तो स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब इस वाले फॉर्मूले में एस की वैल्यू 1 पुट करो, दिस इज अवर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो स्लिप की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी ये रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। रेजिस्टेंस 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होता है, बहुत ज्यादा। सिंपल सर्किट के लॉज हैं। ओके, तो इनिशियली द रोटर इज ब्लॉक्ड एंड स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द स्टेटर। भाई इसकी रेटेड वोल्टेज है, सो रेटेड जो करंट है, इसका जो रेटेड करंट है वो सपोज 10 एम्पियर है। ओके, 10 एम्पियर है, और वो 10 एम्पियर करंट सपोज रेटेड वोल्टेज थी 230 वोल्ट पे, वो फ्लो कर रहा था, बट 230 वोल्ट आपने लगा दिया, लगा हुआ है, और अब शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट में तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 एम्पियर, है ना, क्योंकि बहुत 100 एम्पियर, 110 जो भी 1000 एम्पियर, बहुत ज्यादा। यानी जब ये कंडीशन आ जाए ब्लॉक रोटेट वाली में, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो कम वोल्टेज पे ही रेटेड करंट मिल जाएगा मुझे, समझ में आया, कम वोल्टेज पे ही मुझे रेटेड करंट मिल जाएगा। मुझे ब्लॉक जब नो लोड टेस्ट है उसको रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है, और ब्लॉक रोटेट टेस्ट को रेटेड करंट पे किया जाता है। तो रेटेड करंट फ्लो करवाने के लिए कम वोल्टेज चल जाएगी, तो कितनी वोल्टेज चाहिए, ओनली 5 to 10% इज सफिशिएंट टू एंश्योर द रेटेड करंट,
है ना भाई, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट, सपोज 100 वोल्ट आपकी रेटेड वोल्टेज है, तो 10% का 10 वोल्ट, 10 वोल्ट देने पे ही वो 10 एम्पियर करंट फ्लो करने लग जाएगा। ओके, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। सो अब रेटेड करंट है, अब क्योंकि रेटेड करंट पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेटेड करंट पे जो लॉसेस होंगे वो कौन से होते हैं, कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, स्टेटर में हो रहे हैं और रोटर। तो इस टेस्ट से पहले आपके नो लोड टेस्ट से हमने कौन से लॉसेस फाइंड किए, हमने कांस्टेंट लॉसेस। ओके, और ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम कौन सा फाइंड करेंगे, कॉपर लॉसेस, उसे कहते हैं हम वेरिएबल लॉसेस, जो लोड पे डिपेंड करते हैं। नाउ अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ये वाले लॉसेस क्यों नहीं आएंगे वाट मीटर, क्यों, क्योंकि ये जो लॉसेस आते हैं किस पे आते हैं, रेटेड वोल्टेज पे। रेटेड वोल्टेज कितनी होती है, 230 वोल्ट पे एक्टिव होते हैं, बट यहाँ पे मैंने रेटेड वोल्टेज कितनी लगाई है, बहुत कम, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो एज वोल्टेज इज लेस, स्पीड इज जीरो, तो आयरन लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस एंड रोटेशन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड। अब रोटेट तो करनी है, रोटेशन लॉसेस भी हट जाएंगे और जो मेरे कोर लॉसेस है वो भी मेरे हट जाएंगे। तो अब जो वाट मीटर जो रीडिंग देगा वो किसकी देगा, वेरिएबल लॉसेस, कॉपर लॉसेस ऑफ स्टेटर एंड रोटर। ओके, सेम अरेंजमेंट है। ओके, अब इसके अंदर जो हम पावर फैक्टर जो लेंगे वो क्या लेंगे, जो वाट मीटर ले रहे हैं वो एचपीएफ ले रहे हैं, हाई पावर फैक्टर, है ना, क्योंकि इसमें आपका पावर फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब ये वोल्टेज यहाँ पे लिख रखा है, इसको मैंने क्या लिखा है, वीएससी, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाती है इसके अंदर, मैंने आपको बताया ना, ये शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए वोल्टेज को वीएससी लिख दिया मैंने, और करंट जो फ्लो करेगा वो आईएससी होगा, अमीटर, W1, और जो टोटल वो होगा W1 प्लस W2, और ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉसेस एंड आपका रोटर कॉपर लॉसेस, और रोटर को ब्लॉक कर रखा है देखो ये मैंने। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट कर रखा है मैंने, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इतना करंट फ्लो करेगा, इस वाले ब्रांच को हम हटा देते हैं, तो ये R01, सॉरी R1 JX1, दिस इज माय स्टेटर पैरामीटर्स, R2 डैश और X2 डैश, है ना, R2 डैश और X2 डैश क्यों लिखा है, समझ में आ गया ना, रिफर टू स्टेटर वाइंडिंग है ये। ओके, तो और किससे करेंगे हम, इसके रिडक्शन फैक्टर या इफेक्टिव रिडक्शन फैक्टर के से। ओके, जो हमने डिस्कस किया दैट इज वाज Ne1 बाय Ne2, Ne2, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, नाउ वीएससी कितनी है, 5 से 10% है रेटेड की। आईएससी करंट कितना फ्लो कर रहा है, रेटेड लोड करंट कर रहा है, तो ये वही फॉर्मूला, थ्री फेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, √3 VI cos 5, तो वीएससी मेरा 5 to 10% है, आईएससी मेरा रेटेड करंट है, cos 5SC आ गया। ओके, अब यहां से अगर आप ये पावर मेजर करोगे तो ये सारा का सारा एक्टिव पावर है, ये एक्टिव पावर किस में कंज्यूम होगा, वो कंज्यूम होगा आपका R01 के अंदर, है ना। R01 क्या है, R01 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्टेटर रेजिस्टेंस प्लस R2 डैश, ये दोनों, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर ही अपना होता है, तो वो कैसे निकलेगा, I2R, तो 3 फेज है इसलिए 3 × ISC² इंटू R01, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेर R01 इज R1 प्लस R2 डैश। ओके, और R2 डैश कैसे निकला, R2/K मेरा इफेक्टिव टर्न्स रेशियो है, या रिडक्शन फैक्टर है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। अब Z01 मेरा इंपिडेंस है, Z01 ये सिंपल अब सर्किट का बेसिकली डायग्राम क्वेश्चन बन गया है, वो कैसे निकलेगा, ये VSC वोल्टेज है। ओके, तो VSC और ISC करंट फ्लो कर रहा है, ISC इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो VSC डिवाइडेड बाय ASC भी क्या होगा, Z01। और कोई पूछे कि X0 आपके इसके ये वाले निकालो, X01 निकालो, तो कैसे निकल जाएगा, √of Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का होल स्क्वायर। तो पैरामीटर्स आप आराम से निकाल सकते हो अब तो, इसके कोई भी पूछे। अब तो इसमें अगर मैं पूछे, वहां पे शंट पैरामीटर निकले थे नो लोड में, इसके अंदर कौन से पैरामीटर निकल रहे हैं, सीरीज पैरामीटर। आप इसको आप अलग अलग कर सकते हो आराम से, भाई R1 प्लस R2 डैश है, R01 निकल गया यहाँ से। ओके, so this was our no load test and block rotor test. ठीक है, to basically these are done to predict the performance of the machine without actually loading it. ओके, तो अगर मैं कहूँ नो लोड टेस्ट से मेरे पास जो डाटा आया वो कौन सा आया, नो लोड करंट आया, ओके, और फाई नॉट आया,
पावर फैक्टर एंगल कैसे निकल सकता है, वो आराम से इस फॉर्मूले से निकल सकता है। भाई मुझे डब्ल्यू नॉट की वैल्यू पता है, वी नॉट आई नॉट कहाँ से आ गए, वाट मीटर से, तो कॉस फाई नॉट निकल जाएगा यहाँ से। ऐसे ही ब्लॉक रोटेटर टेस्ट से मेरे पास डाटा क्या आया, एक तो शॉर्ट सर्किट करंट आया आईएससी, और एक क्या है मेरा फाई एस सी। ओके, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर एंगल। ओके, क्योंकि ये दोनों जो डाटा हैं वो काम में आएंगे मेरे सर्किल डायग्राम में। ओके, अब चलते हैं सर्किल डायग्राम की तरफ। देखो बहुत सिंपल सा है सर्किल डायग्राम, लेट मी शो कि दिखता कैसे है। सी दिस इज द सर्किल डायग्राम। अब ये देखोगे, आप देख रहोगे, घबरा गए होंगे कि भाई ये कैसे बनेगा, है ना। बहुत सिंपल है, तो प्लीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहले तो मैं बताऊंगा सर्किल डायग्राम बनाते क्यों है ना। बट मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा कि बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं, तो प्लीज ढंग से सुनना। कोई स्टेप समझ में नहीं है तो बीच में टॉक देना मुझे। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वाई सर्किल डायग्राम इज ड्रॉन। भाई मुझे बताओ, आप बाजार से मशीन लेके आए, उसको टेस्टिंग किया, है ना। अभी आपने इससे परफॉर्मेंस परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज निकाल, सॉरी एफिशिएंसी निकाल ली, नो लोड और ब्लॉक रोटेटर टेस्ट करके, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी सपोज आई 90%, और जब आप उस पर लोड लगाते हो तब उसकी एफिशिएंसी चेक करते हो कि यार 85% आ रही है, वेरी कर रही है ना। या फिर मैं कहूँ, आप सपोज मशीन लेके आए, एक इंडक्शन मोटर लेके आए, उसका लोड उसके लिए आप तो सपोज जो लोड है वो आप 100 वाट रखते हो मैकेनिकल, सपोज, है ना, 100 टन रखते हो, सपोज वेट की बात करें, एक 100 टन को रोटेट करवाना है, तो उसकी एफिशिएंसी अलग आएगी, तो मैं अलग करूंगा। फिर सपोज आपने वेट, या आपके दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो 200 टन लगाऊंगा, उसकी एफिशिएंसी चेक करूंगा, तब एफिशिएंसी अलग आएगी। तो कब ये एफिशिएंसी वेरी करती रहेगी। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है हमारा सर्किट डायग्राम का, वो बेसिकली जो इसके पर्टिकुलर लोड, कोई भी लोड पे विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, हम उसकी एफिशिएंसी निकाल, सारे एफिशिएंसी क्या, कि इतने टन लोड पे इसका मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, लॉसेस कितनी होंगी, स्लिप कितनी होंगी। तो आपको एक्चुअली उस मशीन को लोड करने की जरूरत नहीं है, एक तो आप लोड करो और फिर चेक करो कि इस पे स्लिप क्या है। तो ये बेसिकली सर्किल डायग्राम भविष्यवाणी कर रहा है एक प्रकार का, ठीक है। एक बार सर्किल डायग्राम बन गया एक मशीन का, उसके बाद में आप कोई भी लोड पे उसका स्लिप निकाल सकते हो, मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो। So the objective of the circle diagram is to predetermine any required parameter. For example, कौन कौन से, मैक्सिमम टॉर्क, आउटपुट एफिशिएंसी, आउटपुट कितना होगा, लॉसेस, स्लिप एक्सेट्रा, विदाउट अप्रोचिंग द मोटर फॉर एनी लोड कंडीशन, है ना। विदाउट एनी एक्चुअली लोडिंग इट, वो कहेगा कि भाई 100 टन लगाऊंगा, बता भाई इसकी स्लिप का है। तो एक तो ये तरीका है कि 100 टन लोड लगा के फिर पूरे पैरामीटर चेक करो, एफिशिएंसी करो, या फिर 100 टन ये आएगा, 200 ये आएगा। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम बन चुका है आजकल, है ना। तो सर्किल डायग्राम आजकल तो ये सब चीजें क्या है, मशीन के अंदर कंप्यूटराइज में फीड हो चुकी हैं, बट अभी भी वो इतने एफिशिएंट नहीं है। सर्किल डायग्राम आर मोर एफिशिएंट देन दैट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ओके, सर्किल डायग्राम बेसिकली हम बना किसके रहे हैं, हम बना रहे हैं इस इक्विवेलेंट सर्किट का, यानी ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसी का जो डायग्राम बन रहा है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये तो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सर्किट में, तो दैट सर्किल डायग्राम इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, अब आप पूछो जो सर्किल बनेगा क्या। सर्किल बेसिकली आप जानते हो कि क्या है, आपका एक लोकस है, एक पॉइंट को जो आप एक सर्किल में ड्रॉ हो रहा है, तो वो किस चीज का लोकस है, वो लोकस है दिस करंट, इस करंट का, रोटर करंट का। ओके, तो अब सर्किल डायग्राम बनाने के लिए आप समझ में आ गया सर्किल डायग्राम क्यों बना रहे हैं। बेसिकली विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट वी कैन कैलकुलेट इट्स ऑल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, है ना। तो सबसे पहली बात तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे डाटा चाहिए नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट। इसमें एक मैंने अजम्पशन लिया है, ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट मॉडल का बनेगा। मैंने यहाँ पे जो कांस्टेंट लॉसेस है वो सारे इसी शंट ब्रांच में कंसीडर कर दिए। सी दिस RIWF, RIWF किसको, RI पहले किसको रिप्रेजेंट करता था, स्टेटर के कोर लॉसेस को। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, फ्रिक्शन एंड विंडीज लॉसेस को भी डाल दिया, यानी अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे मशीन के कांस्टेंट लॉसेस को। इसके अंदर कोर लॉसेस भी है स्टेटर का, और फ्रिक्शन एंड मेरे रोटेशनल लॉसेस भी, है ना। ये अजम्पशन किया है।
इससे हमारे जो रिजल्ट है उस पर कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं। ओके, तो ये सर्किट आप, ये इक्विवेलेंट सर्किट हम बना चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो अब बनाएंगे कैसा? So circle diagram is drawn on approximate circuit model. In this circuit, the current I2 dash flows in a series inductive circuit with variable resistance. दिख रहा है variable resistance है हमारा. Locus of this current phasor tip, यानी ये वाला, can easily shown to be a circle. तो जब देखा हमने इक्वेशन डेवलप करी, तब देखा गया कि सर्कल की इक्वेशन बन गई, है ना? तो द शंट ब्रांच कौन सी? ये वाली, मैग्नेटाइजिंग एंड फ्रिक्शन दैट कांस्टेंट लॉसेस ड्रॉज कांस्टेंट करंट, ये कांस्टेंट करंट ड्रॉ करेगा, दैट इज नो लोड करंट, जानते हैं हम, which merely shift the circle from origin of phasor diagram, the reference phasor being the voltage zero. अब देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये इतना इफेक्ट डालेगा नहीं। अगर इसको हटा देते हैं तो हमारा जो सर्किल डायग्राम ओरिजिन से चालू होगा, अगर इसको ऐड कर दें तो ओरिजिन से नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा, कितना शिफ्ट करेगा वो देखेंगे, ठीक है? ये देखो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, स्टेप्स टू ड्रॉ दी सर्किल डायग्राम। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन मैं पहले इन स्टेप्स आप पढ़ लेना, मैं आपको एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग ये सर्किल डायग्राम बनाना चाहूँ। ये आपको दिख रहा है आपको, ओके? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मुझे डाटा किसका चाहिए? पहली बात तो नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट का डाटा चाहिए। तो नो लोड टेस्ट से मेरे पास डाटा क्या आया? नो लोड करंट आ गया, नो लोड पावर फैक्टर एंगल आ गया। ब्लॉक रोटर टेस्ट से क्या डाटा आया मेरे पास? ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, और शॉर्ट सर्किट आपके पावर फैक्टर एंगल। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो प्लीज मेरे को पूछना। लेट मी स्मॉल। पहली स्टेप, आपने सप्लाई वोल्टेज दी। कौन सी सप्लाई वोल्टेज दी? यहाँ पे। इस सप्लाई वोल्टेज को हम रेफरेंस मानेंगे। इस सप्लाई वोल्टेज को हम क्या मान रहे हैं? रेफरेंस मानेंगे। तो सबसे पहले वाई एक्सिस पे, ये ज्यादातर आप ग्राफ पे बनाओगे वो बहुत एक्यूरेसी आएगी, है ना? ये बेसिकली ग्राफ पे क्या है, सारी स्केल्स मेंशन होती हैं, ठीक है? कैसे लोग वो देखते हैं। तो आप वाई एक्सिस पे सबसे पहले एक लाइन खींच देना, और उसको हमने ले लिया OV। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज ये 230 वोल्ट है, और आपने ये 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, तो अब आपकी स्केल फिक्स हो गई। 10 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो गई? 230 वोल्ट, है ना? यानी 1 सेंटीमीटर कितना कर रहा है? 23 वोल्ट। तो आप निकाल सकते हो, ये सब आप चीजें पढ़ चुके हो। ओके, चलो, तो सबसे पहले देखो ये डायग्राम है अपना ना, कैसे बना हो देखते हैं। लेट मी एनलार्ज दिस, थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस बढ़ा दूं और ये कर दूं, तो इससे क्या आपको समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ये वाली लाइन देखो, मैं येलो करके दिखा रहा हूँ, ये खींचनी। ओके, वोल्टेज के बराबर सप्लाई वोल्टेज है मेरी। ओके, फिर locate the voltage axis along which the voltage phasor V as represented by OV। OV से रिप्रेजेंट, मैं स्टेप भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ, है ना? मैं आपको दिखा नहीं रहा, बट पढ़ रहा हूँ कि क्या क्या किया मैंने, उसको आप देख लेना, है ना? द प्रोजेक्शन ऑफ ए करंट फेजर ऑन द V एक्सिस इज द एक्टिव करंट। ये आप जानते हो, जो प्रोजेक्शन है, लेट मी रब दिस, ये तो मैंने कर लिया प्रोजेक्शन। अब आप नो लोड करंट बनाते हो, इसको थोड़ा सा, जब आपने बनाया था V, ये तो आप जानते हो, दिस इज आई नॉट, नो लोड करंट, और ये फाई नॉट है। तो आई नॉट कॉस फाई, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आता है? वर्किंग कंपोनेंट। आई नॉट साइन फाई, ये कौन सा आता है यहाँ पे? मैग्नेटाइजिंग। ये समझते हो, ठीक है? तो इसी को मैंने यहाँ पे पढ़ा है इसको कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए करंट फेजर ऑन द V एक्सिस, ये V एक्सिस हो गई मेरी अब, है ना? दिस इज माई V एक्सिस। V एक्सिस पे जो होगा वो कौन सा होगा? मेरा एक्टिव कंपोनेंट। और अगर ये वाली X एक्सिस, मैंने एक लाइन और खींच दी यहाँ से, O से लेके X तक, O से लेके X तक, ये ओके, O से लेके X तक लाइन खींच दी। इस पे प्रोजेक्शन होगा वो कौन सा होगा? मेरा रिएक्टिव कंपोनेंट का। ओके, रिएक्टिव कंपोनेंट का। नाउ अब यहाँ पे जो O एक्सिस ड्रॉ किया है वो हमने 90 डिग्री पे किया है, ठीक है? आप जानते हो एक्टिव कंपोनेंट वोल्टेज के फेज में होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट
वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है ना, क्योंकि इंडक्टिव होता है ये, वो हमेशा वोल्टेज से लैग करता है। तो ओ एक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने। नाउ दिस करंट कंपोनेंट रिप्रेजेंट रियल एंड रिएक्टिव पावर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय वी द वोल्टेज पर फेज। ठीक है, अगर चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, लोकेट ओ पी नॉट। कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला ओ पी नॉट। मैं साथ साथ में यहाँ पे बनाते चलता हूँ, चलो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक ये लाइन खींची V के बराबर, यहाँ पे मैंने ओ एक्स लिया। अब मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे आई नॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। आई नोट कहां से आया मेरा, ये बता सकता है मेरे को, आई नोट की वैल्यू कहां से आई? नो लोड। नो लोड से आई। और ये कितने एंगल पे बनाऊं? फाइव 5। नोट पे, फाइव नोट पे। अब आई नोट सपोज, अब आई नोट कितना ड्रॉ करोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना रखोगे? सपोज आपका आई नोट आया सपोज 1 एम्पियर, और आपने ये बनाई 5 सेंटीमीटर, तो अब आपकी फिक्स हो गई, करंट की स्केल भी मेरी फिक्स हो गई, 5 सेंटीमीटर 1 एम्पियर के बराबर। ओके, उसके अकॉर्डिंग बाकी करंट बनाओगे आप, है ना। तो ये बना दिया मैंने, ये बना सकते हो आराम से। अब इसके बाद में रिप्रेजेंटेड नो लोड, देन नो लोड लॉसेस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओपी और ये फाइंड आउट, ओपी कॉस फाइव, ओपी कॉस फाइव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। और ओपी साइन फाइव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये पावर पावर में आ गए, ठीक है। ओपी कॉस फाइव, और यही तो मेरा कोर लॉसेस है, ओपी कॉस फाइव वोल्टेज स्केल पे। ओपी नॉट सर। हाँ ओपी नोट, सॉरी, है ना, ओपी नोट, ओपी नोट। तो अब ये ओपी नोट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये पॉइंट आ गया मेरा, यहाँ ये पॉइंट आ गया। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है, नेक्स्ट स्टेप है पी नॉट क्यू ड्रॉ करना है। ये मेरा पी नॉट था, पी नॉट क्यू ड्रॉ करना है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में, यहां से ये पी नॉट क्यू यहां तक ड्रॉ किया पैरेलल में। अभी पी नॉट क्यू की वैल्यू क्या है, पी नॉट क्यू की वैल्यू है v डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ये करंट है, ये करंट कौन सा है, जब इसके अंदर, इस वाले सर्किट के अंदर सारे रेजिस्टेंस, दिस इज द करंट ड्यू टू रिएक्टेंस ओनली, और करंट ड्यू टू रिएक्टेंस 90 डिग्री लैग करता है, तो वो इधर ही बनेगा। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये तो नेग्लेक्ट है ही गया। तो जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको लिखूं, लेट मी रीड दिस, ओके। नाउ ये जो मैं बता रहा हूं आपको, कौन सा पी नॉट क्यू, पी नॉट क्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी, वी वन जो भी है अपने, वी वन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस कंपोनेंट कौन सा, एक्स वन प्लस एक्स। ठीक है, ये कहाँ ड्रॉप किया मैंने, यहाँ ड्रॉप किया। और इस वाले जो मेन सर्किल डायग्राम मेरा कहाँ पे, ये रहा पी नॉट क्यू, ये दिख रहा है आपको। इसकी लेंथ कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री तो कर दिया, इसका यहाँ पे कितना, कहाँ से निकला, v बाई x1 प्लस x2 से निकला। ओके, और कितनी स्केल लोगे, जब आपने 1 एम्पियर को 5 सेंटीमीटर माना है, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग आप स्केल बना लोगे। ओके, तो ये मेरी आपकी करंट की स्केल भी डिफाइन हो गई, और वोल्टेज की स्केल भी डिफाइन हो गई, है ना। आपके अकॉर्डिंग कोई 10-12 सेंटीमीटर मान सकता है, कैसे मान सकता है। तो रिजल्ट आप इसे सर्किल डायग्राम छोटा बने या बड़ा बने, रिजल्ट बाद में सेम आएगा, क्योंकि सबकी स्केल अलग अलग है। ओके, अब ये बन गया यहाँ तक। सो दिस ये करंट क्या है, दिस इंड्यूस द करंट I2 डैश इफ ऑल द रेजिस्टेंस इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट कुड बी रिड्यूस टू जीरो। ओके, तो पी नॉट क्यू इज, अब पी नॉट क्यू क्या है, डायामीटर है मेरा, पी नॉट क्यू क्या है, डायामीटर है। लेट मी रब दिस, पी नॉट क्यू इज द डायामीटर ऑफ ए सर्किल। तो अगर डायामीटर आ गया आपके पास, है ना, इतना डाया है, तो इसका मिडल पॉइंट आराम से बना सकते हो आप, है ना, मिडल पॉइंट आराम से बना यस सकते हो। सर। अब ये मिडल पॉइंट आ गया, तो रेडियस कितनी होगी ये, अब इसको देखते हुए रेडियस को एक सर्किल बना सकते हो। यस सर। ओके, तो ये सर्किल मेरा बन गया, ये रहा सर्किल। सर हाँ जैसे बताओ। आई नॉट, जैसे ओपी नॉट को अपन ने आई नॉट कंसीडर किया था, पी क्यू को ठीक क्या है, कंसीडर करेंगे? पी नोट क्यू को मैंने कहा I2 डैश करंट, जब सारे रेजिस्टेंस हटा दिए गए, ठीक कांस्टेंट है ना, मतलब? नहीं नहीं हटा ही दिए जीरो,
इसका फॉर्मूला बता अच्छा। दिया मैंने, v डिवाइडेड ये बाय सब भी x1 प्लस x1। x2 डैश, है ना। वो क्योंकि रिएक्टिव पार्ट यहाँ पे लैग करेगा, वो वाला डिसाइड किया। ओके, तो ये समझ में आ गया। ओके, ना ये सर्किल बन गया, पूरा सर्किल बनाने की जरूरत नहीं, सेमी सर्किल, है ना, इतना बन जाएगा, इससे डाटा आ जाएगा। तो अपना यहाँ तक बन चुका है, ये रहा, ये बन गया। ओके, सर्किल डायग्राम एक तो ये बना, एक ये तरीका है, बहुत इजी है। एक दूसरा तरीका और है, उससे भी बना सकते हो, वो मैं बताऊंगा और बाद में, ठीक है। अगर वो इजी लगे किसी को तो उससे भी बना सकते हो। तो ये देखो, मिडल पॉइंट एम ले लिया मैंने, यहाँ पे पी नॉट क्यू ले लिया। ओके, और ये सर्किल डायग्राम बना दिया, यानी अब इतना मेरा सर्किल डायग्राम बन चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हमें ड्रॉ करना है शॉर्ट सर्किट पॉइंट पीएससी, ये वाला, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट पॉइंट पीएससी। अब ये पीएससी शॉर्ट सर्किट पे स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखा हमने 1, है ना। शॉर्ट सर्किट में स्लिप की वैल्यू ये दिख रहा है आपको। शॉर्ट सर्किट अगर हमने आज देखा था ब्लॉक रोटर टेस्ट, शॉर्ट सर्किट ही तो होता है, एस इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट मुझे लोकेट करना है यहाँ पे। अब इसको कैसे लोकेट किया वो देखो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो डाटा आया था अपना I2 डैश, है ना, I2 डैश आया था। I2 डैश आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, जहां से आपके इसमें सीधे ISC या I2 डैश आप कैलकुलेट कर सकते हो। I2 डैश कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेट मी जस्ट, ओके, ये शॉर्ट सर्किट था, तो I2 डैश मेरा क्या हो जाएगा, V डैश डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डैश का होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, यही तो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। I2 डैश कैसे निकाला मैंने, I2 डैश SC, ये शॉर्ट सर्किट वाले के अंदर ये तो मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, I2 डैश SC प्लॉट करना है, कहां से, यहां से P नॉट से। तो ये आपको दिख रही लाइन, ग्रीन वाली, यहां से लेके यहां तक मैंने लोकेट कर दिया। ये एक ही लाइन खींचूंगा, लेकिन अभी लाइन कितना खींचूंगा, इतना एंगल 5 डैश सी से। तो यहां से अब करना क्या है आपको, इसमें बताता हूं आपको। I2 डैश प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, तो ये तो I2 डैश। अब मैग्नीट्यूड की जरूरत भी नहीं है, मुझे सिर्फ एंगल चाहिए। अगर यहां से एंगल, कितना एंगल चाहिए मुझे, 5SC डैश। तो 5SC डैश कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, निकालना जानते हो आप, tan इनवर्स X1 प्लस X2 डैश डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डैश। ठीक है, ये एंगल किसमें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। 5SC डैश कैसे निकलेगा, tan इनवर्स डिवाइडेड बाय रिएक्टिव कंपोनेंट अपॉन एक्टिव कंपोनेंट। तो 5SC आ जाएगा। तो यहां से सपोज जितना भी एंगल आया 30 डिग्री, 30 डिग्री लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचो, कहाँ काटा, यहाँ काटा। ये पॉइंट कौन सा हुआ, PSC। और यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है 1। ये कैसे ड्रॉ किया, समझ में आ गया आपको, तो वो यहाँ पे ड्रॉ किया ये वाला। ये ड्रॉ कर दिया, स्लिप इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया, ये और ये लाइन ऐड कर दी, यहाँ से O से ये ऐड कर दी, बाद में बताऊंगा क्या है। ठीक है, इतना ड्रॉ हो गया। अब दूसरा, नाउ टेक एनी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट ले लो सर्किल डायग्राम पे। ये पॉइंट P ले लिया मैंने। दूसरी चीजें मैं क्या क्या कर रहा हूँ साथ साथ में देखना। उससे पहले ये OP नॉट है, OP नॉट कॉस फाई क्या होगा, यही तो होगा, ब्लॉक ट्रेस। है ना, ये वाला कोर लॉसेस है। अब ये OP नॉट को मैं अगर प्रोजेक्ट करूं, मुझे बताओ P नॉट A और OP नॉट कॉस फाई सेम होगा क्या, यस सर। ठीक है ना। तो मैं जब OP नॉट कॉस फाई क्या था, नो लोड लॉसेस, है ना। और नो लोड लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस आते थे, ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, और कौन सा, कोर लॉसेस। तो अब P नॉट A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे नो लोड लॉसेस को।
तो आप कहीं भी देख लो, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड लॉसेस को। जीएच भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड लॉसेस को। एलन भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड लॉसेस को। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ओपी नॉट कॉस फाई नॉट। समझ में आया? तो ये नीचे जो है, यानी सर्किल को जीरो से चालू नहीं हुआ। अगर नो लोड लॉसेस मेरे जीरो हो जाएंगे तो ये सर्किल डायग्राम कहां चालू हो जाएगा, इस ओरिजिन से। बट ये यहां से शिफ्ट हो गया ओरिजिन से बिकॉज ऑफ दी नो लोड लॉसेस। ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो यहां से मैंने पीएससी से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐड करी। ठीक है, ये जी ड्रॉ किया, यहाँ पे एच किया। ऐसे एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट तो कब था, मेरा शॉर्ट सर्किट पे। अब मैंने कोई भी पर्टिकुलर सपोज लोड ले लिया, वो यहाँ पे ले लिया। अब वहां से मैं फिर से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 90 डिग्री नीचे कट कर स्ट्रेट लाइन। ओके, ये समझ में आ गया आपको? एनी पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने इसको। अब क्या करना है, देखो, ओपी, ओ एंड पी कनेक्ट कर दिया यहां से। ओपी कौन सा है, ये वाला ओपी। कोई भी पॉइंट ले लिया, आप यहां पे भी ले सकते हो, कहीं भी ले जाओ। तो ओपी कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर आपने ये पढ़ा था, I1 इज इक्वल टू I2 डैश प्लस I नॉट, ये देख चुके हो आप, है ना? ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी था और यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे कहाँ पे, इसके अंदर I1 इज इक्वल टू I नॉट प्लस I2 डैश। I1 क्या है, मेरा इनपुट करंट। और इसका बनता कैसे है, ये फेजर में आपने ट्रांसफॉर्मर के अंदर बनाया था। लेट मी ड्रॉ दिस। यहाँ पे ये मेरा सपोज वाई एक्सिस है, ये मेरा आई नॉट है। आई नॉट में क्या ऐड हुआ, I2 डैश, और इन दोनों का ये क्या कहलाया, I1 इनपुट करंट, है ना? ये आप देख चुके हो ट्रांसफॉर्मर के अंदर। और सेम यही डायग्राम बनेगा, फेजर डायग्राम बनेगा किसके अंदर, मोटर के अंदर, इंडक्शन मशीन के अंदर। ओके, देखो आप यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये ऐड कर दिया यहाँ पे। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है, अगर आपको दिख रहा है तो ये तो मेरा आई नॉट ही तो है। और यहां से इस पॉइंट को मैंने ऐड किया तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, I2 डैश। तो ये ऑब्वियसली इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या कहलाया, इनपुट करंट I1, और φ1 इसका एंगल हुआ। ओके, ये फाइव डैश सी आपको यहां से मैंने बनाया था, तो ये लाइन यहां से फाइव डैश सी इधर से भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो लेट मी इरेज दिस। ओके, तो ये मेरा पॉइंट पी हो गया यहाँ पे। पॉइंट पी से मैंने कहाँ कहाँ मिलान किया है ऐड, ये एक तो पी नॉट पे और एक ओ पे। तो ओ पी नॉट मेरा नो लोड करंट, पी नॉट से पी तक मेरा कौन सा करंट, रोटर का सेकेंडरी करंट I2 डैश सीधे, एंड ये मेरा क्या हो गया, I1 मेरा करंट हो गया। ठीक है, अब दिस इज I2 डैश, है ना, दिस इज द रोटर करंट सीन फ्रॉम स्टेटर साइड। ओके, अब ये बन गया मेरा, हो गए ट्राइंगल्स। अब देखना, एक और चीज बनानी थी मेरे को कि भाई यहाँ पे ये बीच में ये जो पॉइंट है, ये कहाँ से आया, है ना? ये कहाँ से आया, इसको भी देखना है। ये कहाँ से आया आपके, बी आपको दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को कोई बता सकता है? ये इतना वाला। और ये जी एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले मुझे बताओ, जी एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनीवन, जी एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो पी नोट ए आई बता दो नॉट, किसको। आई हाँ? नॉट साइन पे। नहीं 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 यार, आई नोट साइन फाई नहीं, ये अभी मैंने सर आपको नो बताया ना, लॉसेस। नो नो लोड, लोड लॉसेस। लॉसेस। यस सर, यस, नो लोड। नो लोड लॉसेस। तो ये नो लोड लॉसेस हो गए। अब मुझे बताओ, जब आप पीएससी की, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट वाले को, है ना? शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शॉर्ट सर्किट के बाद आपने पढ़ा था, शॉर्ट सर्किट में कौन से लॉसेस आते हैं, शॉर्ट सर्किट के अंदर कौन से लॉसेस कैलकुलेट करते हो आप, वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, वेरिएबल। तो वेरिएबल लॉसेस यानी ये यहां से लेके पीएससी पॉइंट से लेके जी तक
सिर्फ और सिर्फ मेरे वेरिएबल लॉसेस आते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे वेरिएबल लॉसेस। और वेरिएबल लॉसेस कौन कौन से थे, स्टेटर के कॉपर लॉसेस PSCU प्लस मेरे रोटर के कॉपर लॉसेस। यानी PS से G तक कौन से लॉसेस है मेरे, स्टेटर के कॉपर लॉसेस और रोटर के कॉपर लॉसेस। समझ में आ गया। तो ये अगर मैं कहूं मशीन के अंदर कितने लॉसेस होंगे, तो वो आप कहां से कैलकुलेट करोगे, यहां से लेके यहां तक H तक। तो PSC से H तक मेरे कौन से लॉसेस आ गए, मशीन के टोटल लॉसेस। अगर इसको कोई पूछे कि मेरे को सिर्फ नो लोड लॉस चाहिए, तो आप G से H मेजर कर लो स्केल से। तो सबसे पहले आपने वोल्टेज स्केल तो बना ली थी, करंट स्केल भी बना ली थी, वाटेज आपके कहते हैं उसको पावर स्केल भी बना लो। पावर स्केल कैसे कैलकुलेट करोगे, सपोज मेरे नो लोड लेसेस 100 वाट आए, और 100 वाट के लिए आपने ये अपने आप ड्रॉ हो गई, ये सपोज 2 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गई, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 100 वाट। तो अब इस स्केल को मेजर कर लो, जितनी भी स्केल आई उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस पावर स्केल से, तो आपके पास वाटेज में आ जाएगा। ओके। और कोई बोले कि मेरे को वेरिएबल लॉसेस चाहिए, तो PSC से लेके G तक मेजर कर लो। ओके। बट अगर आपको कोई पूछे कि भाई मुझे क्या चाहिए, आपकी लेट मी दिस थोड़ा सा छोटा। ओके। मुझे चाहिए कि कॉपर लॉस चाहिए स्टेटर के, और रोटर के कॉपर लॉसेस मेरे को अलग करने, है ना। स्टेटर की कॉपर लॉसेस और रोटर की कॉपर लॉसेस मुझे अलग करने हैं। तो वो कैसे अलग करोगे आप, तो उसके लिए क्या तरीका है, सिंपल। आप जानते हो कि भाई जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, I/R होते हैं। कॉपर लॉसेस तो ऐसे I/R ही होते हैं। ओके। तो अब इसमें कैसे आप चेंज आप अलग अलग करोगे, को बता सकता है मुझे। देखो कैसे करोगे आप, देखो ढंग से। आप BD/PSG देख सकते हो, आ गया इसमें। चलो इसको मैं बाद में अलग करता हूँ, इसको टॉर्क लाइन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं देखते हैं। पहले यहाँ से P पॉइंट किया और E पॉइंट, ठीक है। ट्राइंगल्स बना रहा हूँ मैं कुछ। ओके, लेट मी दिस, एक सेकेंड, PSF, ठीक है। अब देखो PSCF, PSCF कौन सा है, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है मैंने, कितने पॉइंट पे लूंगा वो बता दूंगा कि एफ, इसको बीच में कैसे डिवाइड करोगे, एफ पॉइंट कहाँ, कोई एफ पॉइंट यहाँ भी बना सकता है यहाँ पे। और एफ ऑफ जी, एफ और जी इस तरह से डिवाइड करो। कॉपर लॉसेस उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होंगे, क्योंकि दोनों में करंट तो फ्लो कर रहा है सेम, I/R अपॉन I/R। तो ये PSCF हम लेंगे आपके रोटर के, आई जो आर ले रहा हूं मैं, किसका ले रहा हूं, R2 ले रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, R1। तो R2 और R1 किस तरह से डिवाइड करेंगे, उनके रेशियो में इस तरह से डिवाइड करो कि भाई आपके स्केल, सिंपल एप्टीट्यूड का सवाल है ना, R2 बाई R1। तो अब ये वाले लॉसेस किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये बताओ मुझे, रोटर के कॉपर लॉसेस, PRCR सपोज। और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेटर के कॉपर लॉसेस। कैसे डिवाइड किया, उनके जो रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। ओके। चलो अब कुछ ट्राइंगल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए आप बता सकते हो क्या कंडीशन होनी चाहिए, व्हाट विल बी द कंडीशन। जो मैं सिमेट्रिकल के लिए दो एंगल सेम होने चाहिए और एक साइड यस सर, कॉमन हो, चल जाएगा, साइड, है ना। यस सर, चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहा हूं मैं, देखना मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ट्राइंगल P0 DB, P0, ये P0 और ये DB, ये छोटा वाला,
ठीक है, ये एफ कहाँ से बनी मेरे को समझ में आ गया ना, ये एफ मैंने उनके रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिया और यहाँ से एक लाइन खींची और वो कट करती हुई जाएगी, यहाँ पे कट करेगी पी इनफाइनाइट। ये पी इनफाइनाइट क्यों कैसे आया हम देखेंगे, व्हाट इज दिस। ओके, फिर यहाँ से हम नीचे देखेंगे इसको। अब मुझे बताओ पी नॉट एफ और ये पी नॉट सी, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, पी नॉट डी बी, ये दिख रहा है आपको, ये तो रेड कलर का हो गया सपोज। दूसरा मैं एक बनाता हूँ ग्रीन कलर वाला, दूसरा ट्राइंगल है पी नॉट जीपीएससी, पी नॉट जीपीएससी, ये रहा, ये बड़ा। क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं क्या आपको? यस सर। सिमिलर है क्योंकि एंगल एक कॉमन आ गया है ना, एंगल एक कॉमन, एक ये एंगल कॉमन हो गया, एक 90 डिग्री वाला भी तो हो गया, ये 90 डिग्री, सर ये 90 डिग्री। तो सिंपल डायग्राम है। तो अब इसके अंदर हम जानते हैं कि उनकी जो प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो है साइड वो क्या यस होगा, वो सेम इक्वल हो। होगा, इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पी नॉट डीपी एंड पी नॉट जीपीएससी बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे ये लिख रखा है, लेट मी, दीज आर द स्टेप्स, सी दिस, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। तो बी डी डिवाइडेड बाय पी एस जी, मैं उस डायग्राम में बताता हूँ आपको तब समझ में आएगा। यहाँ लिख रहा हूं मैं पी बी डी डिवाइडेड बाय पी एस जी, बी डी डिवाइडेड बाय पी एस जी, समझ में, इसकी ट्राइंगल की साइड और इसकी डिवाइडेड बाय विल बी इक्वल टू पी नॉट डी। पी नॉट डी कौन सी, ये ली है, तो अब इसकी कौन सी लूंगा, नीचे वाली लूंगा, पी नॉट जी लूंगा। जी यस सर। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई एक पहला ट्राइंगल से। लेट मी रब दिस, ये सारी चीजें मैंने नीचे स्टेप्स में लिख रखी है ना। ओके, ना दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, पी नॉट डीपी और पी नॉट क्यूपी। ओके, पी नॉट डीपी एंड पी नॉट क्यूपी। तो पी नॉट डीपी आपको कहां दिख रहा है, पी नॉट डीपी, ये बड़ा वाला। ओके, ये ग्रीन कलर का बना दिया मैंने, पी नॉट डीपी। और दूसरा क्या है आपको, पी नॉट क्यूपी, लेट मी चेंज द कलर, पी नॉट क्यूपी, यहां से ये डॉटेड लाइंस यहाँ पे खींची है मैंने, इसको बना के एक ट्राइंगल बना दिया है ना। ओके, तो ये भी ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, कैसे, एक तो साइड कॉमन हो गई, एक 90 एक डिग्री। एक 90 डिग्री वाला है ना। तो अब बस इसके अंदर भी फिर से लिख लेते हैं। इसके अंदर क्या आएगा आपका, अगर पी नॉट डी, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ, ओके, इन ट्राइंगल में पी नॉट डी, पी नॉट डी कौन सा हुआ, ये वाला, डिवाइडेड बाय पी डी। पी नॉट, पी नॉट पी, पी नॉट डी डिवाइडेड बाय पी नॉट पी, ओके, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू पी नॉट पी, पी नॉट पी कौन सा हुआ, ये वाला, डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू। ये समझ में आया? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा इसको अलग ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे बना के इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, सपोज ये कौन सा हुआ, पी नॉट डी पी, इसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये यहाँ पे ऐसा, पी नॉट डी पी, और ये कैसा है, ये 90 डिग्री है, बड़ा ट्राइंगल है ना। ओके, दिस वन, और इसके क्या है, पी नॉट पी और क्यू। तो इसका 90 डिग्री ये है, इसका 90 डिग्री ये है। तो अब मैंने क्या लिया है, पी नॉट डी, पी नॉट डी कौन सा लिया है, ये वाला। अगर ये लिया है तो इसका क्या लूंगा, पी नॉट पी, ये तो है बेस, देखो 90 डिग्री। ओके, अब इज इक्वल टू पी नॉट पी, पी नॉट पी कौन सा है, इसका ये,
यानी इसका क्या, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका क्या पी लूंगा क्यू मैं होगा, नीचे, नीचे वाली पी पी नॉट नॉट। क्यू। समझ में आ गया अब तो? यस। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। एक और ट्राइंगल लेना है मुझे, थर्ड सिमिलर ट्राइंगल, पी नॉट जी पी एस सी, पी नॉट जी पी एस सी, ये रहा, ये वाला। ओके, दूसरा पी नॉट क्यू पी एस सी, पी नॉट क्यू पी एस सी। ओके, पी नॉट क्यू पी एस सी, पी नॉट क्यू पी एस सी कौन सा, ये वाला, सॉरी, पी नॉट क्यू पी एस सी, ये वाला। ओके, ये भी, इसमें भी एक 90 डिग्री है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। ठीक है, एक एंगल कॉमन आ गया, ये रहा, दो एंगल कॉमन आ गए यहाँ पे, है ना, सेम इसी एंगल से निकल रहे हैं, तो ये भी सिमिलर है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अलग ग्राफ, अलग 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 ट्रायंगल ड्रॉ करके देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या आएगा, पी नॉट जी, पी नॉट जी कौन सा, पी नॉट जी, ये वाला। ओके, 90 डिग्री के ये वाला, तो इसमें 90 डिग्री कौन सा है, ये पी पी नॉट पी नॉट, एस सी। पी नॉट पी एस सी, गुड, पी नॉट पी एस सी आ गया, इज इक्वल टू पी नॉट पी एस सी, पी नॉट पी एस सी, पी नॉट पी एस सी, ये है ना, और इसका क्या आ जाएगा, पी नॉट क्यू, पी, यस। है ना। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ओके, तो ये समझ में आया कहाँ से ड्रॉ किए मैंने, इस पे लिख रखे हैं, है ना। आप इस सर्किल डायग्राम तभी सही ढंग से आपको समझ में आएगा, आप खुद ड्रॉ करोगे इसको, है ना, अभी तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको काफी। चलो ठीक है, तो ये इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख ली है, सीधे, है ना, यहाँ से आई। अब इन तीनों इक्वेशन से आप, सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है, इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया, बी डी अपॉन पी एस जी इज इक्वल टू पी नॉट पी अपॉन पी नॉट पी एस सी का होल स्क्वायर। ओके, चलो, तो पी नॉट पी और पी नॉट पी एस सी, सबसे पहले आप डायग्राम के देखो पी नॉट पी है क्या, है ना, रब करने दो, पी नॉट पी, ये रहा, पी नॉट पी कौन सा, ये रहा, ये क्या है बताओ, पी नॉट पी आई टू आई डैश, टू डैश। है ना, और पी नॉट पी एस सी क्या है, पी नॉट पी एस सी, ये भी क्या है, आई टू डैश है, बट कौन सी कंडीशन पे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट। है ना। ओके, तो बस यहाँ पे समझ में आया आपको, इसमें इक्वेशन में देखिए आप, इनकी जगह मैंने क्या लिखा है, आई टू डैश और आई टू डैश का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, आर वन प्लस आर टू डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब मुझे बताओ, आई टू डैश का होल स्क्वायर इनटू आर वन प्लस आर टू डैश, ये क्या है, कॉपर लॉस है। कब कॉपर लॉस, कब, कोई पर्टिकुलर लोड पे, है ना। और आई टू डैश एस सी का होल स्क्वायर इंटू आर वन प्लस आर टू डैश, ये क्या है, ये भी कॉपर लॉस है, कब, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट सर्किट। पे। ठीक है ना, ये समझ में आया, तो बी डी अपॉन पी एस जी, ठीक है, हमारे पास एक आ गया बी डी अपॉन पी एस, इसमें देखेंगे रेशियो कौन सा है हमारा, बी डी कौन सा है, बी डी तो ये रहा, अपॉन पी एस जी, तो यानी ये कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है कब, मैं बता चुका हूं कब, जब मेरा रोटर शॉर्ट सर्किट था। और ये कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है जब मेरा मशीन क्या थी, लोडेड, ये देखो यहाँ पे, समझ में आया, इक्वल एक ट्राइंगल से समझ सकते हो कि ये दोनों सेम है, और हमने प्रूव भी करके दिखा दिया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर लॉसेस को। अगर मैं कोई पॉइंट यहां लेता हूं और यहां पे कट करता हूं, तो ये वाला पॉइंट यहां से लेके यहां तक किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉपर लॉस एट दिस लोड, लोड, यस। है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको सर्किल डायग्राम पढ़ना आ रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मेरा, एक कॉपर लॉसेस ही है। ठीक है, मुझे बताओ शॉर्ट सर्किट जब टेस्ट करोगे उसमें आउटपुट थोड़ी आएगा,
आउटपुट तो होता ही नहीं है नो लोड टेस्ट, और उसको तो हम सिर्फ पैरामीटर्स कैलकुलेट करें, इसलिए यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं कर रखी हमने, है ना, तो इसलिए इसके ऊपर आउटपुट कुछ है ही नहीं। अब मुझे बताओ ये बी डी तो क्या है मेरा, नो लोड लॉस, नो लोड, और बी डी क्या है मेरा, कॉपर कॉपर लॉस लॉस। तो अब मुझे ऑन बताओ लोड। ये ये बी से लेके पी तक क्या हो सकता है फिर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को, समझ में आया। तो ये मेरा आउटपुट, अगर मैं इसको अलग अलग कलर में बनाऊं, ये बी से लेके बी तक, ये रेड कलर वाला, ये मेरा आउटपुट है, और डी से लेके ई तक ये मेरा नो लोड लॉसेस है, और बी से लेके डी तक येलो वाला पार्ट ये कौन सा है मेरा, कॉपर लॉस। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट किया है, और इनकी स्केल आप डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो पी से लेके ई तक ये मेरा आउटपुट, ये येलो वाला मेरा कॉपर लॉसेस, ये मेरा नो लोड लॉसेस। तो मुझे कोई बता सकता है कि पी से लेके ई तक को क्या कहेंगे हम, इनपुट। वेरी गुड, इनपुट। तो पी से लेके ई तो मेरा इनपुट था, और पी नॉट मेरा नो लोड लॉसेस हो गया, बी से डी मेरा कॉपर लॉसेस हो गया, और बी से पी नॉट मेरा आपका आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे पीएससी वाले के अंदर देख लो, ये मेरा जी से एच नो लोड लॉसेस, और जी से लेके पीएससी तक मेरा कॉपर लॉसेस, और यहाँ पे आउटपुट आता नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ओके, तो इसलिए मैंने इस लाइन को क्या बोला है, इसको मैं हटा रहा हूं, इसलिए मैंने ये वाली लाइन को, देखो ये पूरी जा रही, इसको मैंने आउटपुट लाइन बोला है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यहां पॉइंट लोगे आउटपुट आएगा, यहां लोगे ये भी आउटपुट आएगा, इसके नीचे मेरे लॉसेस आएंगे। तो दिस ग्रीन लाइन इज कॉल्ड माय आउटपुट लाइन, है ना। लेट मी रब दिस। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि सर्किट डायग्राम से हम रीडिंग कैसे लेते हैं। ओके, अब ये कॉपर लॉस नो लोड पे हुआ, अब ये पी नॉट इन्फिनिट क्या हुआ है वो देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे आया, पी नॉट एफ, पी नॉट एफ, अब पी नॉट एफ तक लाइन खींची थी हमने, यहाँ पे ये कैसे खींची थी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। उनके स्टेटर और रोटर के रेशियो में आप रेजिस्टेंस के रेशियो में कर दोगे। अब पी नॉट एफ को मैं अगर पी इन्फिनिट तक ले जाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो दिस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बता सकता है मेरे को। चलो सबसे पहले मुझे बताओ एफ जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, स्टार्टर का कौन लॉस। वेरी गुड, स्टेटर के कॉपर लॉसेस को, और कब कब, शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे। और सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो अभी कंफ्यूजन हो रहा है शायद आपको, चलो ये बताओ बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर लॉसेस लोड में। कॉपर लॉसेस को। और बी सी किसको रिप्रेजेंट करेगा फिर, रोटर के कॉपर लॉसेस को। Yes, और sir. सी डी किसको करेगा, स्टेटर। स्टेटर की कॉपर लॉसेस को। तो बस ठीक है, तो ये स्टेटर कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्टेटर की कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट सर्किट पे, तो ये किसको ये करेगा, भी स्टेटर। स्टेटर कॉपर लॉसेस को। बट पी इन्फिनिट का मतलब क्या है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टेटर रोटर के कॉपर लॉसेस दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे, यानी यहाँ पे No, रोटर sir. के कॉपर Block. लॉसेस, है ना। तो रोटर के कॉपर लॉसेस क्या हो गए मेरे, जीरो। रोटर Zero. के कॉपर लॉसेस का जीरो का मतलब ये होता है, रोटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, R2-S, वो Yes, sir. रेजिस्टेंस का मतलब जीरो, यस sir. है ना। ये जीरो होगा तभी तो मेरे इसमें रोटर कॉपर लॉस जीरो होंगे। तो इसमें इस वाली कंडीशन पे स्लिप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी ताकि जीरो हो जाए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैक्सिमम। इसलिए इसको मैंने क्या कहा है, P इनफाइनाइट। सो दस P इनफाइनाइट करस्पॉन्ड टू द इनफाइनाइट स्लिप। यहाँ पे स्लिप कितनी थी, 1, यहाँ पे One. स्लिप कितनी हो गई, इनफाइनाइट। ओके, समझ में आ गया ना, इसलिए P इनफाइनाइट बोला मैंने इसको। ओके, अब ये टॉर्क लाइन क्यों बोला है वो देखते हैं हम, है ना। इसको आउटपुट लाइन तो आप समझ में आ गया आपको। ओके,
बस अभी अपना सर्किल डायग्राम खत्म होने वाला है, ठीक है। अब इसको हमने टॉर्क लाइन क्यों बोला है वो देखना। सबसे पहले मुझे बताओ एट लोड पॉइंट पी, अब आप ही बताओगे, ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। पीई इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें लिख रखा है मैंने, पीई इज इक्वल टू पीबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डी, ये लिख रखा है मैंने पूरा। पी को क्या लिख सकता हूं मैं, पीई को क्या लिख सकता हूं, इनपुट पावर लिख सकता हूं। यस सर। ओके, और पीबी को क्या लिख सकता हूं मैं, आउटपुट। आउटपुट पावर, ठीक है, मैकेनिकल पावर, ये रहा पीएम। ऐसे ही बीसी को क्या लिख सकता हूं मैं, रोटर का रोटर कॉपर लॉसेस। सीडी को क्या प्लस लिख सकता हूँ, स्टेटर। स्टेटर का। और डीई को नो लोड। नो लॉसेस। तो अब आपको दिख रहा है ये पीएम क्या है, मेरा एक्चुअल आउटपुट है ना, एक्चुअल आउटपुट है। क्योंकि पी नॉट में देखो, पी पी इज अवर नेट मैकेनिकल आउटपुट, और पी नॉट क्या है मेरा, कांस्टेंट लॉसेस, स्टेटर आयरन लॉस और फ्रिक्शन विंडनेस लॉसेस, ठीक है। अगर आपको याद होगा एयर गैप पावर, एयर गैप पावर कहां से आया था, एक मिनट, लेट मी हटाओ इसको। पी इनपुट आ गया था, पी इनपुट में से मैंने क्या माइनस कर दिया, स्टेटर कॉपर लॉसेस माइनस कर दिया, पी सी आर एस सपोज, है ना। तो अब मेरे पास क्या मिल, और इसके अंदर से आपके कांस्टेंट लॉसेस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, सपोज यहाँ पे कांस्टेंट लॉसेस माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट लॉसेस ही माइनस कर रहा हूँ, पी नॉट। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे को पावर मिला वो कौन सा मिला, एयर गैप पावर। ओके, एयर गैप पावर। तो इसमें देखो आप, लेट मी दिस, तो मैं कह सकता हूं एयर गैप पावर पीजी इज पीएम प्लस पीसीआर, पीएम मेरा आउटपुट प्लस पीसीआर कौन सा, कॉपर लॉसेस, है ना, कॉपर लॉसेस, क्योंकि स्टेटर के कॉपर लॉसेस में आ जाते हैं, यहाँ पे देखोगे, प्लस कांस्टेंट लॉसेस और पीसीआर मान लो आपसे, या फिर ये मान लो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। कांस्टेंट लॉसेस को हमने, अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर याद होगा, तो हमने आगे शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि कांस्टेंट लॉसेस को आगे शिफ्ट कर दिए थे, तो पी इनपुट माइनस पी सी आर स्टेटर कॉपर लॉसेस, ये मेरा एयर गैप पावर आ गया, और ये मेरे पी सी आर किसके आगे, आपके रोटर के, ये मेरा स्टेटर था, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा, पावर PW। डेवलप, और यहाँ पे क्या माइनस कर दिए थे मैंने, कांस्टेंट लॉसेस माइनस माइनस कर दिए थे, तो मेरा पावर आउटपुट आ गया, ये कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एयर गैप पावर, है ना, एयर गैप पावर में बेसिकली क्या कह सकता हूँ, पी एम प्लस कॉपर लॉसेस, और इस पी को भी हम यहाँ, अगर यहाँ पे शिफ्ट करें तो कर सकते हैं। तो इस वाले केस में वही शिफ्ट किया मैंने, देखो, लेट मी रेज दिस, ये मेरा कौन सा है, नो लोड लॉसेस, और ये स्टेटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो एयर गैप पावर के बाद में मेरे एक तो आउटपुट मिलेगा मुझे, और एक क्या मिलेगा, रोटर कॉपर लॉसेस, इसको लिया है मैंने, ओके, इस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर। ओके, तो आप कहीं भी कैलकुलेट कर लो, यानी, और एयर गैप पावर मैंने आपको बताया था वहां पे किस में होता है, सिंक्रोनस वाट्स में होता है, किसमें होता है, सिंक्रोनस वाट के अंदर है, ठीक है। तो जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है बिटवीन सर्कल एंड लाइन पी नॉट आपके पी इंफिनिटी, ये पी नॉट वी इंफिनिटी, यहां से लेके यहां तक, ओके, इज कॉल्ड टॉर्क लाइन, है ना, टॉर्क लाइन कहते हैं इसको। कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई ये एयर गैप पावर है यहाँ पे, ओके, एयर गैप पावर, और ये हमेशा किसमें होता है, सिंक्रोनस वाट्स के अंदर। इसलिए जब मैंने आपको ये एयर पावर फ्लो बताया था, तब यहाँ पे बताया था ये सिंक्रोनस वाट्स के अंदर होता है, और यही आपको बताया था दिस इज द टॉर्क डेवलप्ड, है ना, एयर गैप टॉर्क और डेवलप्ड टॉर्क, टीजी और टीडी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ये भी प्रूफ करके बताया था आपको मैंने। तो दिस लाइन इज कॉल्ड टॉर्क लाइन, और ये मेरी आउटपुट लाइन है, ओके, समझ में आया। अब मुझे बताओ, आपको ये सर्किल डायग्राम बन गया आपको, और अगर आपको कोई बोले कि दूसरे लोड पे बनाओ, पर्टिकुलर लोड पे, तो वो पॉइंट यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। ये मेरी टॉर्क लाइन आ गई। अब कोई पूछे कि व्हाट इज दी मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, तो क्या करोगे, ये जो आउटपुट लाइन लिख रही है, इस आउटपुट लाइन के पैरेलल में एक टेंजेंट खींचोगे, कहाँ पे, ये रहा,
वो सपोज पी डैश पे कट कर रहा है, तो ये मेरी जो लाइन हो गई है ना, ये हो गई कौन सी लाइन हो गई मेरी, मैक्सिमम आउटपुट लाइन। कौन सी होगी, मैक्सिमम आउटपुट लाइन यहाँ पे। और कोई पूछे मैक्सिमम टॉर्क लाइन बताओ, तो ये जो टॉर्क लाइन है इसके पैरेलल में खींचो यहाँ पे, ये दिख रही है आपको मैक्सिमम टॉर्क लाइन। ओके, और एक दूसरा पीएससी शॉर्ट सर्किट से इस तरफ नीचे, क्योंकि यहाँ पे मशीन ब्लॉक रोटर हो गई है ना, ब्लॉक कर दी, तो ये वाला कौन सा रीजन है मेरा, ब्रेकिंग वाला है। ओके, और ये वाला कौन सा है, इधर वाला ब्रेकिंग है ना, इस तरफ वाला। अब कोई पूछे भाई स्लिप निकालो, तो हम पढ़ चुके हैं स्लिप क्या होती थी। आपके जो कॉपर लॉसेस होते थे, वो कॉपर लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते थे, एस टाइम्स ऑफ पीजी, एस टाइम्स ऑफ पीजी। तो स्लिप क्या हो गई, कॉपर लॉसेस डिवाइडेड बाय पीजी। तो कॉपर लॉसेस यहाँ पे कौन से हैं, ये रे बीसी, और पीजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी से लेके सी तक। तो रेशियो ऑफ बीसी डिवाइडेड बाय पीसी इज माय स्लिप। तो आप स्लिप भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप, है ना। अभी तो एयर गैप पावर यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एयर गैप पावर इज पीसी यहाँ तक। ओके, कहीं भी कैलकुलेट करो, ये मेरा एयर गैप पावर होगा। एयर गैप पावर के अंदर दोनों होते हैं, क्या, मेरा मैकेनिकल आउटपुट और रोटर कॉपर लॉसेस। तो ये रोटर कॉपर लॉसेस हो गया और ये मेरा मैकेनिकल आउटपुट हो गया। ओके, और स्लिप होती है जो कॉपर लॉसेस इक्वल टू एस पीजी, तो एस स्लिप हो जाएगी कॉपर लॉसेस डिवाइडेड पीजी। और कॉपर लॉसेस कौन सा, रोटर का, है ना, ये कंसिडर मत कर देना सीधी। ओके, नाउ अब एक इसके अंदर जो सर्किल डायग्राम बन गया आपका सिंपल। अब इसके अंदर क्या है, आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है मैंने स्टेप बाय स्टेप। ये भी मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम टॉर्क लाइन और मैकेनिकल पावर आउटपुट हम बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो डायग्राम बनाना है, जो मेरी शॉर्ट सर्किट जो रीडिंग्स है वो किस पे आई, 5 से 10% वोल्टेज पे आई, है ना। तो बट ये जो स्केल है और मुझे रेटेड आउटपुट पे चाहिए, तो रेटेड वोल्टेज पे चाहिए, रेटेड करंट पे चाहिए। तो सिंपल एप्टीट्यूड का सवाल है, पीएस जो वीएससी है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, आईएससी को, है ना। रेटेड वोल्टेज पे ये आईएससी करंट कितना हो जाएगा, एप्टीट्यूड का सवाल है, आई नॉट पीएससी इज इक्वल टू वी अपॉन वीएससी इंटू आईएससी। ठीक है, एज ए सर्किल डायग्राम इज प्लॉटेड ऑन ए बेस वी पे यानी रेटेड वोल्टेज से प्लॉट किया है, तो मुझे आईएससी करंट और वीएससी को भी रेटेड वोल्टेज पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, नीड टू मॉडिफाइड। ओके, सेम सिमिलरली जो आउटपुट पावर आएगा नो लोड पे शॉर्ट सर्किट का, वो कैसे करेगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें वी नॉट जो डब्ल्यू नॉट पीएससी वो होगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, एज द रेटेड वोल्टेज इज कंसिडर्ड, डब्ल्यू नॉट पीएससी कंटेन्स स्टेटर कोर लॉस आल्सो, सो प्लॉट ऑल द क्वांटिटीज बाय टेकिंग रेफरेंस स्केल। एक ही रेफरेंस स्केल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये इतना एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी बनाओ। अब पावर स्केल कैसे कैलकुलेट करते हो, जैसे डब्ल्यू नॉट पीएससी कोई वाटेज स्केल को हमने उसकी लेंथ मान ली पीएससी एच को डब्ल्यू नॉट पीएससी मान लिया, जो भी एक बार फिक्स कर दिया, यानी वाट्स पर सेंटीमीटर निकाल लिया हमने, वाट्स पर सेंटीमीटर, जब 100 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर स्केल। तो आप ये पावर स्केल हो गई। तो पीएससीएफ को कॉपर कैसे, जो भी लेंथ है पीएससीएफ की लेंथ मेजर कर लोगे, सपोज 3 सेंटीमीटर आई, तो 3 सेंटीमीटर को उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 300 वाट मेरे कॉपर लॉसेस आगे रोटर के। ऐसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, है ना, लेंथ बीसी की मेजर करो, उसको पावर स्केल से मल्टीप्लाई करो, रोटर कॉपर लॉसेस निकाल सकते हो। ओके, तो प्लीज एक बार इन लेक्चर को पूरा एक बार देखना, बहुत समझने में दिक्कत आई होगी। एक बार लेक्चर जो मैं आपको आज अपलोड कर दूंगा वो भी आप एक बार देख लेना। ओके, उसको ढंग से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और पूरा आपके पास टाइम है। अगर फिर भी अगर आपको ये लगे कि मेरे को मंडे को जो अपनी क्लास आएगी मेरे को वापस समझाना है, तो मैं इसको वापस समझाऊंगा। बट उसको पहले क्या आपको बिना देखे, मतलब एक बार जो स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं, कहाँ लिख रखे हैं स्टेप्स, ये रही, दीज आर द स्टेप्स, यहाँ लिख रखे हैं, ये है ना पूरा। तो इसको देख के आप ड्रॉ करो एक बार,
एक बार ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कहीं अटको तो प्लीज मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना कि भाई नहीं सर्कल डायग्राम सर ये वाले स्टेप मेरे को वापस समझो। ओके, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।